एडिटर डॉक्टर विजय सिंह जी पटना हिंदुस्तान के और विनय मणि तिवारी पटना हिंदुस्तान के। वाजपेयी जी, जिलाधिकारी महोदय, आपके शहर के एसपी महोदय, सिम्बोसिस के डायरेक्टर और तमाम सम्मानित लोग और रायबरेली शहर के मेरे प्यारे दोस्त, मुझे आज सच में अच्छा लग रहा है गौरव अवस्थी जी का, इस संस्था का, आप लोगों को कैसे मैं धन्यवाद दूं। मेरे पास बड़ी मेरी कठिनाई बढ़ गई है क्योंकि मेरे पास शब्दों का अभाव हो रहा है, क्योंकि मैं एक गणित का आदमी हूं। आज से कई साल पहले 1994 में हमारे घर में बहुत खुशी का माहौल था, बहुत लोग खुश थे। रेलवे लाइन के किनारे, कोई रेलवे लाइन से 20 फीट की भी दूरी नहीं थी, उतनी ही दूरी पर एक झोपड़पट्टी में मेरा परिवार रहता था, क्योंकि हमारे पिताजी साधारण डाक विभाग में चलती हुई ट्रेन में चिट्ठी छांटना, उसको बोड़े को उठाना और स्टेशन से बोड़े को चढ़ाने का काम करते थे। पटना से कलकत्ता और कलकत्ता से पटना जाते थे और उन पर एक संयुक्त परिवार का, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार, संस्कार के अनुसार संयुक्त परिवार रहे तो बहुत अच्छी बात है। एक संयुक्त ऐसे परिवार की जिम्मेवारी थी जिसमें हमारे चाचा जी विकलांग थे, उनके बच्चे थे, हमारी दादी बीमार रहती थी, तो वे तमाम चीज़ों को लेकर, तमाम सदस्यों को लेकर चलते थे। मुश्किल से हम लोग दाल सब्जी खा लेते थे तो सोचते थे कि आज का दिन अच्छा हुआ। उस परिवार से मैं आता था, लेकिन 1994 में हमारे घर में बहुत खुशी थी कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ने के बावजूद हमारे पिताजी कहते थे कि मेरे बेटे को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हायर एजुकेशन के लिए ऑफर आया है। लेकिन आया है क्योंकि मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था मेरे दोस्तों, तो मेरे 5 रिसर्च पेपर उसी समय छप गए थे जब मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र था, और उसमें भी लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी में। कैम्ब्रिज से ऑफर आया, हमारे पास पैसे नहीं थे, न सरकार मदद कर रही थी जाने के लिए, सिर्फ इतने ही पैसे थे हमारे पास जरूरत के चाहिए थे जिससे मैं हवाई जहाज से इंग्लैंड जा सकूं। उतना भी पैसा कोई देने वाला नहीं था। तमाम अखबारों में, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया रहे, हिंदुस्तान रहे, उस समय जागरण नहीं हुआ करता था बिहार में, लेकिन तमाम अखबारों में ये खबर छपी कि आनंद कुमार को कोई राजनीतिक व्यवसाय से जुड़ा हुआ आदमी, कोई आदमी अगर कुछ पैसे दे देता है, हवाई जहाज की टिकट दे देता, प्रबंध कर देता है कि कैम्ब्रिज जा सकता है। 1 अक्टूबर 1994 को 1994 को मुझे जाना था कैम्ब्रिज ज्वाइन करने। सारा लेटर आ गया था, हॉस्टल का एड्रेस सब पता, सब रूम अलॉट। लेकिन 23 अगस्त को हमारे पिताजी बहुत चिंतित थे, पूरा जल जमाव था, बारिश का मौसम था, और बार बार बोल रहे थे कि बेटा मैं तुम्हें नहीं भेज पा रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं भेज पा रहा हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, मुझे अपने आप पर बड़ा खराब लग रहा है। लेकिन हम दोनों भाई, मेरा एक भाई उस समय BHU में संगीत सीखता था, वो भी आया हुआ था, और दोनों भाई हम लोग समझा रहे थे कि नहीं पिताजी आप चिंता काहे करते हैं, मौके तो मिलते रहते हैं, फिर मौके मिलेंगे, कोई बात नहीं, मेरा सपना यहीं से पूरा होगा, पटने में ही पढ़ाई होगी, देखी जाएगी बात आगे, आप चिंता न करें, आप टेंशन फ्री रहे। लेकिन हम लोग खाना खा चुके थे, 9:30-10 बजने वाला था। अचानक पिताजी के सांसों में प्रॉब्लम आया। माँ बर्तन साफ कर रही थी, बोली देखो बेटा पिताजी को कैसे तो हो रहे हैं। हम लोग गए डॉक्टर को बुलाने, बारिश का से जमा हुआ जल जमाव, स्लम का इलाका, कोई डॉक्टर नहीं, 10-10:30 बज चुका था तब तक एक बगल में कंपाउंडर थे, बोले कि आपके पिताजी तो इस दुनिया में नहीं रहे। कोई तैयारी नहीं थी हमारे पास। हमारे पिताजी का एक्सीडेंट हो जाता, कोई दुर्घटना हो जाती, कोई बीमारी रहती, तो धीरे धीरे आदमी, परिवार मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाता है, क्यों पिताजी गुजर सकते हैं, आने वाला भविष्य मेरा कितना खराब होगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। अचानक हमने एक झटके में अपने पिता को खो दिया। पिताजी बहुत मांगते थे, हमेशा कहते थे बेटा आगे बढ़ते रहना, समस्याओं से लड़ते रहना। तब हमने सोचा क्या किया जाए। पिताजी के जगह पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल रही थी कलर की, लेकिन हमारी माँ बोली कि देखो बेटा सच बताओ, तुमको पढ़ने की इच्छा है या नौकरी करने के लिए।
आगे बढ़ना चाहता हूँ। कि हम बोले माता जी हम तो चाहते हैं कि भाई हम पढ़ाई ही करें, तो ठीक है पटना यूनिवर्सिटी में ही सही आगे पढ़ाई बढ़ाओ, मैं तुम्हारे लिए पापड़ दिन में बेल बेल के बनाऊंगी और तुम शाम को 2 घंटा मदद करना, दोनों भाई सड़क के किनारे पापड़ बेचना और उससे जो पैसे आएंगे हम लोग की दाल रोटी चल जाएगी। लेकिन अपने उद्देश्य से बेटा कभी समझौता नहीं करना और अपने पिताजी का सपना जरूर पूरा करना। हम कहे कि ठीक है पूरा करेंगे। करते करते 2 बच्चे मिले, जैसा अभी बताया लोगों ने, उनको मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाते पढ़ाते काफी बच्चे हो गए। शुरुआती दौर में स्लम के बच्चे थे, कुछ पैसा नहीं देते थे, बाहर से बच्चे आए, कोई 200 400 500 रुपया साल में दे देता था। पारिवारिक स्थिति भी थोड़ी सुधरने लगी कि चलो भाई ठीक हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। उस समय कोचिंग वाद जन्म ले रहा था, जड़ उसके जम चुके थे। कोटा से दिल्ली से ऑफर आता था कि भाई ऐसे मैथमेटिक्स टीचर तुम फेमस हो, चलो आओ हमारे पास, तुम आके यहाँ पर कमाओ, तुमको लाखों का पैकेज देंगे। लेकिन मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं। उसी समय नालंदा जिले का एक बच्चा हमारे पास आता है, बोलता है सर देखिए ऐसी हालातें हैं हमारी कि हम आपको 1 रुपया भी नहीं दे सकते हैं, या कहिए तो कुछ दिन बाद पैसे दे सकते हैं जब पिताजी हमारे खेतों से आलू निकालेंगे, मजदूर किसान है। अरे कोई बात नहीं, पढ़ो, लेकिन बाबू तुम रहते कहाँ हो? तर एक वकील साहब है, उन्हीं के मकान के सीढ़ियों के नीचे मैं रहता हूँ। हमने कहा कि एड्रेस लिखो। एड्रेस लिखा। हम दोनों भाई गए, देखे वो अभिषेक पसीने से एकदम लथपथ था और पढ़ रहा था सीढ़ियों के नीचे बैठे हुए। कोई खाली मकान था, जस्ट रखवाली करता था कि कोई आके कब्जा न कर ले। तो मुझे बड़ा लगा, अजीब लगा। मैं माँ से आया, बात किया, बताया तो माँ ने कहा कि तुम चाहते क्या हो? भाई ने कहा कि नहीं, हम लोगों को मिलकर ऐसे हर साल 30 बच्चों को चुनना है जो जिनके पिताजी मजदूरी कर रहे हैं, जिनके पिताजी अखबार बेच रहे हैं, ऐसे बच्चों को चुनना है और ऐसे को पढ़ा के दिखाना है कि कुछ नायाब चीज भी हो सकता है। प्रतिभा किसी प्रश्रय का मोहताज नहीं होती है, उसमें इतनी धार होती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धारा के विरुद्ध बहते हुए पत्थर का सीना तोड़ के प्रकट हो सकती है। हम लोगों को समाज में दिखाना। हमने कहा कि माता जी बोली कि बेटा जब तुम ये कर रहे हो तो मैं भी बच्चों को 300 बच्चों को थोड़ा मकान बना लो, पैसा जमा कियो। हमने मकान बना लिया, 300 बच्चों को घर में ही साथ में रखो, बच्चे बच्चियों को मैं बच्चों के लिए खाना बना दूंगी। मोहल्ले की एक और महिला जो भी बोले मैं भी साथ दूंगी। तो खाना माँ और महिला के सहयोग से बनने लगा और फिर बच्चे पढ़ने लगे। हमारे पुराने कुछ छात्र दोस्त भी उनको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने लगे, मैथमेटिक्स पढ़ाने लगा। मैथमेटिक्स पढ़ाने लगा, सफलताएं मिली, बहुत सारे बच्चे अच्छे किए, लोगों का प्रचार प्रसार हुआ तो चंदा देने वाले लोग पहुंच गए। बहुत लोगों ने चंदा देने का ऑफर किया। लगभग देश के तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने बुलाया, सम्मान दिया और चंदे की बात की। मनमोहन जी बुलाए, नरेंद्र मोदी जी बुलाए, कौन ऐसे लोग हैं, चाहे तो आप मुकेश अंबानी जी ने बुलाया, आनंद महिंद्रा जी आए पटना मिले, फिर बुलाए, सब लोगों ने कहा चंदा ले लो, चंदा ले लो। लेकिन मेरे दोस्तों, मुझे याद था कि जरूरत हमारे पास थी तो कोई 1 रुपया चंदा नहीं दिया था। तो मैं समाज में दिखाना चाहता था हमारी वाइफ खुद IIT से पढ़ी हुई है और बच्चों को पढ़ाती है, हमारा भाई और हमारे वॉलेंटियर, जैसे ये समिति चलती है, हम लोग मिल के शाम के कुछ बच्चों को ट्यूशन देते हैं, उसी से जो आमदनी होती है 300 बच्चों का भोजन और हमारे परिवार का खर्चा चलता है। आज तक हमने किसी से 1 रुपया चंदा नहीं दिया। दिखाया कि अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आप कुछ कर सकते हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर का, आज भी झोपड़ीनुमा मेरा विद्यालय है, छोटा सा 1 कमरे का है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कोई मायने नहीं रखता है। आप में कितना जुनून है, बच्चों में कितना जज्बा पैदा कर सकते हैं, एक शिक्षक क्या कुछ उसमें जोश भर सकता है, ये महत्वपूर्ण है। अभी तमाम लोग आते हैं देश से विदेश से, सब आप पूछते हैं एक ही सवाल कि क्या बात है आनंद कुमार कि शिवांगी जो कानपुर रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचती थी, अपने पिताजी के साथ हॉकर का काम करती थी, आज IIT रुड़की में है। क्या बात है भाई, ये आप ही के प्रदेश बनारस में रहने वाली निधि झा के पिता जो ऑटो ड्राइवर थे IIT कर जाती है। गोरखपुर का रहने वाला जिसके पिताजी सड़कों के किनारे भीख मांगते हैं, राजेश श्याम, आज IIT रुड़की में पढ़ रहा है। अरिमोहन पांडे आज IIT में पढ़ रहा है, मथुरा का रहने वाला। क्या बात है, इसके पीछे क्या रहस्य, क्या राज है? तो आज आपको मैं बताऊंगा और सच में वही हमारे आचार्य जी के लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मैंने अपने एक टीम को बनाया और गठित करके टीम को शुरू किया पढ़ाना बच्चों का। बच्चा भाग गया 2-4 दिन में, नहीं सर हमको नहीं समझ में बात आती है।
हमें क्यों? तो इंग्लिश में सारी किताबें हैं, बहुत दिक्कत होती है। मैं कैसे इंग्लिश पढ़ सकता हूँ? बताइए सर, आप कैसे उम्मीद करते हैं कि इंग्लिश पर हमारी शिक्षा अधूरी रही है? सरकारी स्कूलों के क्या हालात हैं आपको मालूम है? कहाँ से मैं पढ़ सकता हूँ इंग्लिश? सब बड़ा तकलीफ हुई मुझे, लड़के भाग गए। फिर मैंने दोबारा प्रयास किया और हमने देखा, महसूस किया कि हिंदी भाषा गरीबों की भाषा है। हमारे देश के गरीबों की अगर कोई भाषा है और वो हिंदी है, इसीलिए हिंदी कभी नहीं मर सकती है। गरीब तख्ता तक पलट देता है तो अपने भाषा को कभी मरने नहीं देता। तब हमने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मौका फिर कभी मिलेगा तो जीवन में दिखाएगा। हमने 2 कार्टून तैयार किया। वही गौरव अवस्थी साहब गए थे, मिश्रा जी गए थे पटना, बात किए थे हिंदुस्तान अखबार में। वहां पर एक लड़का पवन कार्टून बनाता हूँ, मदद किया, अभी भी कार्टूनिस्ट है, जो स्टाफ वहां काम करता है। 2 कार्टून बनाया, एक कार्टून बनाया उसने दिखाया, हम लोग डिस्कस करके बनाए रिक्की का, जो इंग्लिश बोलता था, कोट टाई पहने उसको दिखाया, मोटर बाइक से चलते दिखाया, अच्छी अच्छी गाड़ियों से चलते दिखाया। और एक दिखाया भोलू का, जो कुर्ता पैजामा पहनता था, भारतीय संस्कार के को देखता था, उसमें जीता था, हिंदी में प्रणाम बोलता था, नमस्कार बोलता था। और रिक्की का जो इंग्लिश वाला था, कोट टाई वाला, वो हेलो हाय बोलता था। ऐसा कुछ पिज्जा चाउमीन हॉट डॉग खाता था, ये बेचारा दाल भात सब्जी से ही काम चलाता था, टूटी साइकिल से। ये 2 कैरेक्टर को चित्रकथा के तौर पर दिखाते दिखाते बच्चों को एस्टेब्लिश किया। फिर क्या हुआ कि मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का सहारा लिया, सारे चैप्टर्स पर मेहनत करके हम और पवन के सहायता से उसको हम लोगों ने बनाया। और कोई एक सवाल आईआईटी के संदर्भ में सिखाना है बच्चियों को, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल देते हैं प्रोजेक्टर पर और दिखाते हैं कि सबसे पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं, सबसे पहले आके उसको बनाता है वो रिक्की है, तुरंत उस सवाल को सॉल्व कर देता है। तो सवाल को तुरंत सॉल्व कर देता है, तुरंत उसका समाधान देता है। और भोलू का मजाक उड़ाता है कि अरे यार, तुम एक ऐसे स्कूल से पढ़े हो जहां शिक्षा अधूरी है, तुम हिंदी मीडियम वाले क्या कर सकते हो? तब भोलू कहता है देखो, हम हमारी औकात को, हमारी भाषा को ललकारो नहीं। पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से नहीं हो सकती है, माध्यम कुछ भी हो, कितना जुनून है इससे पढ़ाई होती है। जिस सवाल को तुमने बनाया है उसी को मैं दूसरे तरीके से बना सकता हूँ, उसी को मैं तीसरे तरीके से बना सकता हूँ, उसी को चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें तरीके से बना के भोलू दिखाता है। और फिर की सरमाया हुआ महसूस करता है। ऐसे करते 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 हमारे स्टूडेंट जो निर्धन परिवार से आते हैं, जिनकी हिंदी ही एकमात्र जीविका का कारण बन सकता है, ऐसे बच्चे आते हैं, उनमें धीरे धीरे घर बन जाता है इस बात की कि भाई देखो, हिंदी मीडियम वाला ही बच्चा, एक गरीब बच्चा ही इतिहास लिख सकता है, ये म्याऊं म्याऊं करने वाला रिक्की कुछ भी नहीं कर सकता है जीवन में। ये उनमें भाषा का बोझ डालता हूँ। और जब अभी हाल फिलहाल में एक बच्चा गया हुआ था एग्जामिनेशन दे हुए, बेचारा एक साधारण कपड़ा पहन के गया हुआ था, एग्जामिनेशन हॉल का फाइनल टेस्ट, एडवांस का आईआईटी का टेस्ट चल रहा था। तो एक बगल में एक बच्चा पूछा, अच्छा तुम्हारा क्या नाम है? परीक्षा खत्म होने पर थी, लोग कॉपी जमा कर रहे थे, देखा कि एकदम लिखते चला जा रहा है, लिखते जा रहा है। तो बड़ा मुस्कुरा के बोला, हालांकि उसका नाम सुबोध कुमार था, लेकिन उसने बोला मेरा नाम भोलू है, मैं हिंदी में ही लिखा हूँ कॉपी पे जमा। तो मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब कि हिंदी की तारीफ, हिंदी का प्रचार प्रसार कैसे कैसे लोग कहां कहां कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन अगर आप हिंदी को सच में बढ़ाते हैं, हिंदी को दिल से प्यार करते हैं, तो यही सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी आचार्य जी के लिए। लोग बताते हैं कि भाई आनंद कुमार आप मैथमेटिक्स करते हैं, आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, आप बहुत गरीब आदमी थे। बहुत लोग पूछते हैं, सोचते हैं कि आपके पास खाने की समस्या थी, आपका साहित्य से क्या लेना देना, आपका साहित्य से प्रेम क्या? सच्चाई भी है कि हमारे पिताजी बहुत साधारण थे और वो इतने गरीबी से दबे हुए थे, न कोई ऐसा संस्कार घर में साहित्यिक माहौल था, फिर भी कहीं न कहीं हृदय में साहित्य तो जीवित हमारे था। अगर कोई इंसान, याद रखना मेरे दोस्तों, मैं दिल से बात बोल रहा हूं, ऐसा नहीं यहाँ आके बोल रहा हूं, कोई इंसान के दिल में अगर साहित्य नहीं है तो इंसान वो नहीं। मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद भी कभी कभी कॉलेज में घूमते टहलते मैं लिख दिया करता था, और ऐसे लिखते लिखते 2-2, 4-4 लाइन की सैकड़ों कविताएं मैंने लिखी है। एक कविता सुना के मैं खत्म करूंगा, 2 लाइन अपने। बुद्ध बन गया तेरे इंतजार में, बुद्ध बन गया तेरे इंतजार में, अब मैं पर कटा परिंदा हूँ,
आओगे तुम ही मनाने एक दिन, इसी उम्मीद में तो जिंदा हूं। नमस्कार।